हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पुलिस अभिरुचि से जुड़े हुए 300 प्लस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पुलिस अभिरुचि के 10 से 12 क्वेश्चन बनने का पूरा ही संभावना है। 15 नंबर तक भी जा सकता है। तो पुलिस का कोई भी एग्जाम बनता है तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। कल हमने 51 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आप 52 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, किन्हीं दो गुटों में विरोधाभास होने पर पुलिस को उनके बीच क्या कराने का प्रयास करना चाहिए? तो ऑब्वियसली बात है, मध्यस्थता कराने का प्रयास करना चाहिए। पुलिस उप महानिरीक्षक का उत्तरदायित्व क्या है? तो पुलिस उप महानिरीक्षक आपको पता होना चाहिए, DIG जो होता है पुलिस उप महानिरीक्षक होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फर्स्ट वीडियो जो लिया था इस बुक का, उसमें हमने पूरे पुलिस के 13 पद बताए थे। कांस्टेबल से शुरुआत होती है और किस तरीके से सर्वोच्च पद होता है DGP का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पुलिस उप महानिरीक्षक आता है TIG के रूप में। इस पर दो होते हैं, 3 स्टार होते हैं, शायद 3 ही स्टार और एक अशोक चक्र होता है इस पर। तो ये इसकी वर्दी पर लगे होते हैं। तो पुलिस उप महानिरीक्षक का उत्तरदायित्व है प्रशिक्षण केंद्रों का पर्यवेक्षण करना, ना कि रंग रूटों की परेड कराना, सरकारी दस्तावेजों का पड़ताल, ये सब इसका काम नहीं है। प्रशिक्षण केंद्रों का पर्यवेक्षण इसका काम होता है। अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के संबंध में पुलिस प्रशासन को क्या निर्देश जारी किए गए हैं? तो अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के संबंध में पुलिस प्रशासन को निर्देश है अल्पसंख्यक समुदाय के मानवाधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस आप सबको पता होना चाहिए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी UPP कांस्टेबल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कानून व्यवस्था के अंतर्गत परिभाषित विधिक न्याय के सिद्धांत कैसे होते हैं? तो विधिक न्याय के सिद्धांत कानून व्यवस्था के अंतर्गत भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग अपराधों के अलग अलग नियम हैं, ध्यान रखना है। जनहित के लिए अधिकतर पदों पर आसीन अधिकारियों को किसकी संज्ञा दी गई है? तो जनहित पहला ही पॉइंट था जो आपका पहला चैप्टर था इस बुक में, तो उसमें अधिकतर पदों पर आसीन अधिकारियों को लोक सेवक कहा जाता है, लोक सेवक की संज्ञा में रखा जाता है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को किससे सहयोग मांगना चाहिए? तो ये आम जनता से सहयोग मांगना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण के साथ ही साथ और क्या करना चाहिए? तो क्षेत्र में आपसी सद्भाव बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अपराधियों के साथ साठगांठ, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, गलत है ये तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक इंजीनियरिंग का क्या अभिप्राय है? तो जिसमें समाज में प्रतिस्पर्धा रखने वाले हितों के बीच संतुलन या समाज में प्रतिस्पर्धा रखने वाले हितों के बीच असंतुलन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विधि शास्त्री को एक योजना के रूप में कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी तो दिया है ए और बी, तो ये सबसे ज्यादा सुइटेबल या सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर बनता है। सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर ही चुनना चाहिए। परिवीक्षा का तात्पर्य ऐसी अवधि से है जिसके दौरान नवनियुक्त कर्मचारी पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए स्वयं को और अपने कार्य को द्वारा उपयुक्त होना साबित करता है। तो अपने कार्य और आचरण द्वारा उपयुक्त होना साबित करेगा, तभी उसकी अवधि या नियुक्ति मानी जाएगी। यानी कि परिवीक्षा से तात्पर्य ऐसी अवधि से है कि कोई भी नवनियुक्त कर्मचारी है तो वो अपने पद पर नियुक्त है, तो वो अपने कार्य और अपने आचरण से उस पद के लिए काबिल है ये चीज साबित करेगा। ये चीज समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षार्थी को संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण उसी तरह प्रदान किया जाता है जिस तरह स्थायी कर्मचारी को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो स्थायी कर्मचारी हो या नवनियुक्त जो परिवीक्षार्थी है, उसको अनुच्छेद 317(2) के तहत ये संरक्षण प्राप्त है। अन्वेषण करने की शक्तियां किस स्तर के अधिकारी को प्राप्त नहीं है? ये शब्द बहुत ध्यान से पकड़ना है, नहीं है। अक्सर कर इसमें गलतियां हो जाती हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये कांस्टेबल को नहीं है। अन्वेषण करने की शक्तियां DG के पास हैं, DIG के पास हैं, हेड कांस्टेबल के पास हैं। यानी कि इससे ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, सबसे बेसिक स्तर का कांस्टेबल है, इससे ऊपर फिर बढ़ते हैं तो उन सबको हैं, लेकिन कांस्टेबल को नहीं है। पुलिस व्यवसाय में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अति आत्मविश्वास कोई मतलब नहीं है। बहिर्मुखी अति अंतर्मुखी कोई मतलब नहीं है। शक्तिशाली शरीर भी है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर अनुशासन होगा। क्या न्यायालय किसी भी दशा में पुलिस डायरी का उपयोग साक्ष्य या सबूत के तौर पर कर सकता है? तो ये न्यायालय नहीं मानता इस चीज को, तो ये नहीं कर सकता। न्यायालय तो वहां पर घटनाक्रम पर कोई मतलब गवाह है उसकी मानेगा, वहां पर क्या साक्ष्य है उनको मानेगा। पुलिस डायरी में तो कुछ भी लिख सकता है पुलिस वाला अगर रिश्वत ले ले, तो इसको न्यायालय नहीं मानता है। पुलिस को दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो ऑप्शन ए इसमें है, संवाद कायम कर उसका उपचार करना चाहिए,
उसके साथ अभद्र व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल गलत, अभद्र व्यवहार क्यों करेगा। उसको उपयुक्त सम्मान देना चाहिए, अब उसका कोई मेहमान तो है नहीं जो कि उपयुक्त सम्मान या आदर देगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवाद कायम कर उसका उपचार करना चाहिए। पुलिस द्वारा उग्र भीड़ को नियंत्रित करने हेतु किन तथ्यों को नहीं अपनाना चाहिए। स्वयं को आत्मनियंत्रित रखते हुए भीड़ को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भीड़ के साथ बिल्कुल सही है, ये तो अपनाना चाहिए, नहीं में नहीं आएगा ये। पुलिस को धैर्य, संयम, चुप्पी एवं विनम्रता का गुण अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो करना चाहिए, नहीं में नहीं आएगा ये। कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व उच्चाधिकारियों को सूचित करना होगा, उनके आदेश का पालन करना होगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं में नहीं आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यदि भीड़ पुलिस विरोधी नारे लगाती है या पुलिसकर्मी को गाली भी देती है तो भी पुलिस को भीड़ पर गोलियां नहीं चला देनी चाहिए, सीने पर गोलियां नहीं दाग देनी चाहिए, तो ये नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस को यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यातायात विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी जान नहीं है, रोड पर चलने वाले सभी लोगों की जान की जिम्मेदारी बन जाती है। एक व्यक्ति अगर गलत किसी भी प्रकार से गाड़ी या बाइक चलाएगा तो उसमें वो दूसरे की जान का भी जिम्मेदार हो जाएगा, तो इसमें तो कठोरता से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अभी जनवरी माह में आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है 11 से 17 जनवरी को। ये क्वेश्चन भी अक्सर कर पुलिस के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में 11 से 17 जनवरी को अक्सर कर मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा नायक बने, ये भी ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। जनवरी माह की करंट अफेयर्स आपने देखी होगी तो जरूर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतर्मुखी पुलिसकर्मी के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। तो कम बोलने वाले तथा लज्जाशील होते हैं अंतर्मुखी, दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है अंतर्मुखी कहा गया है इसमें, अंतर्मुखी के गुण हैं ये, कम बोलता है, लज्जाशील होता है, दूसरों को प्रसन्न रखने का काम नहीं करता है, ये अंतर्मुखी के ही गुण हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करता है अंतर्मुखी व्यक्ति, कोई भी हो, पुलिसकर्मी क्या कोई भी हो, तो वो इसमें यही गुण होते हैं। संदेही होता है, शकालू होता है, संकालू, स्वभाव के प्रति एकांत प्रिय होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी अंतर्मुखी व्यक्ति में ये सब मतलब क्वालिटीज होती हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को 11:55 पर अगर कोई औरत संतरे पोस्ट की तरफ चली आ रही है तो इसे रोकने के लिए संतरे द्वारा बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद वह नहीं रखती है, तो संतरी को क्या करना चाहिए। तो इसको संतरी पोस्ट क्या होती है, संतरी पोस्ट होती है हर थाने में रात में पुलिस के कुछ मतलब कांस्टेबल नियुक्त रहते हैं, तो उनको अधिकार होता है, अब थाने की पूरी जिम्मेदारी, चाहे थाने में कोई अपराधी भी है तो वो भी कहीं भाग ना जाए, या थाने में किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण बरामद चीज है या थाने पर किसी प्रकार का कोई खजाना रखा है तो उसकी जिम्मेदारी है, तो उसे संतरी पोस्ट बोलते हैं। तो उसको आदेश है रात में अगर कोई भी व्यक्ति जिसे वो बार बार आदेश दे रहा है कि रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, उसके बावजूद नहीं रुकता है तो उसे गोली मारने तक का आदेश है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है ये, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके की ये संतरी पोस्ट बोली जाती है। अगर कहीं भी और किसी भी संदिग्ध जगह पर उसको नियुक्त किया जाता है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो भी संतरी पोस्ट में ही कायम हो जाती है जगह, और वहां पर भी इसी तरीके के उसको अधिकार प्राप्त हैं। 17 क्वेश्चन है, एक कुख्यात अपराधी को एक जेल से दूसरे जेल स्थानांतरित करने पर क्या उसके लिए विशेष गारद लगाई जाएगी। हाँ, कुख्यात अपराधी है तो उसके लिए लगाई जाएगी, ऑप्शन ए सही है। एक पुलिसकर्मी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो अनुशासन वाला, संयम वाला, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। नागरिकों का सम्मान, नागरिकों के प्रति क्रोधपूर्ण व्यवहार बिल्कुल नहीं, पूर्ण उदासीन नहीं, संवेदनहीनता की स्थिति नहीं, तो नागरिकों का सम्मान, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। पुलिस थानों पर रखरखाव किए जाने वाले मरम्मत के लिए इम्प्रेस्ड लेखा रजिस्टर की प्रतिधारणा की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो ये 2 वर्ष की होती है। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पुलिस थानों पर रखरखाव किए जाने वाले मरम्मत के लिए इम्प्रेस्ड लेखा रजिस्टर की प्रतिधारणा की अवधि 2 वर्ष की होती है, ये तो आपको याद रखना ही है। पुलिस थानों पर रखरखाव किए जाने वाले खुराक, धन इत्यादि के लिए इम्प्रेस्ड की प्रतिपूर्ति के लिए चेकबुक रजिस्टर की प्रतिधारणा की अवधि कितने वर्ष है। तो चेकबुक रजिस्टर की प्रतिधारणा की अवधि 3 वर्ष है। अब तो ये तो सीधे सीधे टू द पॉइंट याद रखने वाले क्वेश्चन है। पुलिस के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला कारक है, पुलिस के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला कारक क्या है। समाज द्वारा सम्मान, ये सबसे अच्छा कारक बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारण क्या है। नौकरी की सुरक्षा, अपर्याप्त वेतन,
पारिवारिक कठिनाई, तो इसमें पारिवारिक कठिनाई को सही आंसर बताया गया, सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर कह सकते हैं। वैसे ये चीज़ें तो सभी उपयुक्त सभी होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को तो अगर वो नौकरी की हर समय चिंता रहती है, किसी को बचाना है, तो वो भी उसको प्रभावित कर रहा है। वेतन उसका अपर्याप्त है, तो वेतन तो अब जितना है तो वो पहले से ही उसे पता है, तो इसको नहीं मान सकते। तो इसलिए पारिवारिक कठिनाई इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर दिया गया है। अपराधी के उपचार की विधि नहीं है, तो वातावरणीय विधि ये है, मनोवैज्ञानिक विधि है, किसी की भी है, अपराधी है और भी है, कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, मनोविश्लेषण विधि है। अधिगम की विधि ये नहीं है, अपराधी के उपचार की विधि। अधिगम की विधि आपने बाल विकास में पढ़ी होगी, अगर टेट से संबंधित होंगे आप तो सिखाने से संबंधित होती है। तो उपचार की विधि ये मनोवैज्ञानिक विधि, वातावरण विधि, मनोविश्लेषण विधि है अपराधी के लिए, अधिगम विधि नहीं है। एक पुलिसकर्मी के व्यवहार की व्याख्या तथा उसके पूर्वानुमान के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? सर्वे ये नहीं है, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। केस अध्ययन नहीं है, स्वाभाविक परिच्छेद नहीं है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। इसके लिए भी मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण विधि काम आएंगी, पुलिसकर्मी के व्यवहार की व्याख्या को पूर्वानुमान के लिए विधि के रूप में आ सकती हैं। होस्टिंग के वृहद सुधार योजना को कब प्रारंभ किया गया था? वारेन होस्टिंग ये 1772 में आए थे, तो इनको प्रारंभ भी 1772 में किया गया था। आपको पता होना चाहिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वारेन होस्टिंग बना था, और ये 1785 तक रहे थे शायद, जहाँ तक ध्यान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वारेन होस्टिंग। अब ये यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान करें। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन होस्टिंग बना था। फिर भारत का मतलब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था वारेन होस्टिंग। भारत का तो पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बना था, आपको ध्यान होगा तो। और फिर उसके बाद वायसराय आ गया था, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। और फिर माउंटबेटन पे आ जाता है क्वेश्चन सीधा सीधा, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय, तो वो माउंटबेटन था। फिर भारत का पहला भारतीय वायसराय भी पूछ लिया जाता है, सिराज गोपालाचारी। तो ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो वारेन होस्टिंग वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन है, हम कैसे जनता के हित की गणना करते हैं? सार्वजनिक हित और अपने सदस्यों के हित के संबंध में गणना कर कर। सार्वजनिक हित पशु के हित के बराबर, बिल्कुल गलत। सार्वजनिक हित पक्षियों के हित के बराबर, बिल्कुल गलत। तो ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, सार्वजनिक हित और अपने सदस्यों के हित के संबंध में गणना कर कर। ऑप्शन 2 ऑप्शन ही इस तरीके के हो जाते हैं भिन्न, उनमें ही आंसर क्लियर हो जाता है कभी कभी। तो प्रथम पुलिस आयोग की गठन कब किया गया था? तो ये 1860 में किया गया था, प्रथम पुलिस आयोग का गठन। 1857 की क्रांति के बाद फिर 1860 में ये आयोग का गठन हुआ था, प्रथम पुलिस आयोग का। द्वितीय पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1902 से 1903। द्वितीय पुलिस आयोग 1902 फिर 3, तो 2 शब्द इसमें आ रहा है, 1902 1903 द्वितीय पुलिस आयोग, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। भारतीय पुलिस का प्रारंभिक बिंदु किस समय को माना जाता है? तो ये 1902 से 1903 को ही प्रारंभिक बिंदु भी माना जाता है। सार्वजनिक उपयोगिता और सार्वजनिक हित के बीच क्या संबंध होता है? तो सार्वजनिक उपयोगिता सार्वजनिक हित की विनियमित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुलिस प्रणाली कब लागू हुई थी? तो 1948 में लागू हुई थी। कानून और व्यवस्था की क्या परिभाषा है? तो यह एक सख्त आपराधिक न्याय प्रणाली के समर्थन का संकेत भी है। कानून और व्यवस्था की परिभाषा इस तरीके से आती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रधान रूप से जिले में किसकी होती है? तो ये डीएम की होती है, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में वह किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में किसके लिए उत्तरदायी होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट? तो वो तो अपराध और सिविल केसों के परीक्षण से संबंधित होगा। और राजस्व वसूली से उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख राज्य स्तर पर एक पुलिस बल का गठन करता है? तो लेख 246 करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आजादी के बाद न्यायिक और एग्जीक्यूटिव को किस अनुच्छेद के द्वारा अलग किया गया? 50-50 के द्वारा अलग कर दिया गया, आर्टिकल 50 के द्वारा। तो ये 50-50 ये इससे काफी कनेक्ट कर रहा है, ये अलग होने वाली चीज। तो आजादी के बाद न्यायिक और एग्जीक्यूटिव को अनुच्छेद 50 के द्वारा 50-50 कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इस तरीके से आप संबंध इसमें देख सकते हैं। कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है, तो ये लोग, सरकार और पुलिस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कानून किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, इनके द्वारा कानून अच्छी तरीके से चल सकता है, लागू हो सकता है। कौन पुलिस दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होता है?
तो पुलिस शिकायत प्राधिकरण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पुलिस स्थापना बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो चयन करना, पदोन्नति, पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के तबादले, ये पुलिस स्थापना बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। पुलिस दो समूहों में मौजूद है, एक जांच के लिए, दूसरा निगरानी के लिए। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, हाँ में सही आ जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा और ब्रिटेन पुलिस में की रैंकिंग में क्या समानता है? तो पक्षी चिन्ह कोई समानता नहीं, पशु चिन्ह नहीं, ये नहीं, सैन्य चिन्ह में समानता है। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए व्यक्ति को कितने अवधि तक रख सकता है? 24 आवर तक रख सकता है, पहले ये डिस्कस कर चुके हैं हम। अधिकतम 24 घंटे तक। समाज के लोग पुलिस से अपेक्षा रखते हैं क्योंकि वह कानून के रक्षक होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नवनियुक्ति के बाद प्रथम दिन आप विशेष ध्यान क्या रखेंगे? विशेष ध्यान रखेंगे अनुशासन का। मित्रजनों, इन सब चीजों से क्या मतलब है? आपकी नई नियुक्ति हुई है तो आप ध्यान रखेंगे अनुशासन का पालन हो। पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत संदेहास्पद संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया? तो यह धारा 102 के तहत किया गया है। किसी कर्फ्यू में देखते ही गोली मार देने का आदेश किस में वर्णित है? तो ये संविधान के आर्टिकल 20 में भी है, 21 में भी है, धारा 188 में भी है। कर्फ्यू लगाया जाता है तो एकदम से नहीं, मतलब सूचना दे दी जाती है पहले से ही, हर माध्यम से, जो भी अभी सोशल मीडिया के माध्यम है या और भी तरीके के आपको इन नियमों का पालन करना है। स्थिति बहुत संदिग्ध बनी हुई है, तो अगर आप उस संदिग्ध स्थिति में भी किसी प्रकार का कोई कदम उठाते हैं तो उसमें पुलिस को ये संविधान के आर्टिकल 20 में छूट दी गई है, संविधान के आर्टिकल 21 में और आईपीसी की धारा 188 में, कि वो गोली चला सकता है। पुलिस का प्राय कौन सा आरोप नहीं लगाया जाता है? भ्रष्ट है, ये तो आरोप इन पर लगता है। पुलिस आम जनता की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देती, ये भी आरोप लगता है। जनता के साथ दुर्व्यवहार करती है, ये भी आरोप लगता है। पुलिस बलात्कारी होती है, लगता तो अब ये भी है। मैंने अभी रिसेंटली देखा है कई न्यूज़ में, महिला एसआई तक ने सुसाइड कर ली है, यहाँ तक की। तो पर ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर दिया गया है, पुलिस बलात्कारी होती है, इस तरीके का बताया गया है, नहीं लगता है। लेकिन अभी पिछले टाइम न्यूज़ में तो ये इस तरीके के केसेस भी आए थे। वर्तमान समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही जाती है। आपके विचार से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सर्वोच्च साधन क्या है? खुद भ्रष्टाचारी हो जाना बिल्कुल गलत, भ्रष्टाचारियों का साथ देना बिल्कुल गलत, भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड देना, भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड देना, ये भी सही हो सकता है। सर्वोत्तम में नहीं आएगा, यहाँ पर सर्वोत्तम शब्द जुड़ा हुआ है। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन चेतना जागृत करना, हाँ, लोग इतने जागरूक हो जाएं कि भ्रष्टाचार चीज अच्छी नहीं है, अपने लिए भी, देश हित के लिए भी। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वोत्तम साधन इसमें पूछा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर की 4 प्रतियां निम्नलिखित में से किसे नहीं भेजी जाती हैं? तो ये राज्यपाल को नहीं भेजी जाती है, सूचना देने वाले व्यक्ति को भेजी जाती हैं, सक्षम न्यायालय को भेजी जाती हैं, पुलिस अधीक्षक को भेजी जाती हैं। पुलिस थाने की भार साधक की परिभाषा दी गई है, किसमें दी गई? भार साधक मैंने आपको पहले बताया हुआ है, थाना का मुख्य अधिकारी भार साधक या सबसे उच्च पद का जो वहां पर तैनात है पुलिसकर्मी, वो भार साधक कहलाता है। तो यह सीआरपीसी की धारा 2 में दी गई है। 2P में 3 संयुक्त कमांडरों या समवर्गों के नाम दीजिए जो असाधारण हैं। तो इसमें बताया गया है असाधारण रूप से 3 संयुक्त कमांडर या समवर्ग असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अक्सर कर स्थिति काफी संदिग्ध बनी हुई होती है। तो इन कमांडरों और समवर्गों को विशेष अधिकार गवर्नमेंट के द्वारा ही दिए गए हैं। गोली चलाने के भी इनको विशेष अधिकार हैं। वहां की पब्लिक किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब गलत कदम उठाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, इनमें काफी स्थिति टिपिकल रहती है अक्सर कर। तो इनको असाधारण रूप से देखा गया है, दर्जा दिया गया है संयुक्त कमांडरों को। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पुलिस व जनता के मध्य अच्छे संबंधों के निर्माण हेतु कौन सा उपाय कारगर नहीं है? पुलिस द्वारा विषम परिस्थितियों में निभाई जाने वाली भूमिका एवं उसके कार्यविधि को पर्याप्त रूप से संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार नहीं किया जाए। नहीं, क्यों नहीं किया जाए? किया जाए, कारगर नहीं है। तो ये तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। पुलिस को अपने शुष्क व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सही रहेगा, ऑप्शन ए। पुलिस थाने एवं जिला मुख्यालय में जनसंपर्क शाला की स्थापना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं शब्द जुड़ा हुआ है तो इसके साथ ये कनेक्ट नहीं करेगा। पुलिस को अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए हेतु उचित वेतन की सुविधाएं दी जाएं, बिल्कुल दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गिरफ्तारी हेतु पुलिस या पुलिस अधिकारी बल प्रयोग कर सकते हैं?
तो पुलिस अधीक्षक यहाँ पर वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नहीं, हाँ, सरकार की अनुमति से, पुलिस अधीक्षक की सहायता से नहीं। मतलब कि पुलिस अधीक्षक की अगर चाहे तो उसकी सहायता से नहीं भी कर सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर यही बताया गया है। गिरफ्तारी हेतु तो पुलिस या पुलिस अधिकारी का विशेष बल प्रयोग कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक की सहायता हो तो वहां पर नहीं भी कर सकते हैं। उसकी परमिशन नहीं है तो उसमें नहीं कर सकते। इस तरीके से इसको समझा गया है। भार साधक अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग भार साधक से वरिष्ठ अधिकारी कर सकता है। निम्न में से कौन सा सही है? तो भार साधक अधिकारी की अनुमति से उपयोग कर सकता है। वह अन्य क्षेत्र में भी प्रवेश कर उपयोग कर सकता है, अन्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं कर सकता। वह उस स्थानीय क्षेत्र के लिए है जहां की वह नियुक्त है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भार साधक अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग भार साधक से वरिष्ठ अधिकारी कर सकता है। वह उस स्थानीय क्षेत्र में कर सकता है जहां वह नियुक्त है। पुलिस अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट की आवश्यकता पड़ने पर निम्न में से सीआरपीसी की धारा 37 के अनुसार किसे सहायता करनी चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को सहायता करनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो 110 क्वेश्चन हो गए। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।